गुड मॉर्निंग बच्चों। कक्षा 12 में भूगोल में हम प्रायोगिक भूगोल पढ़ रहे थे, जिसमें हम गुणात्मक और मात्रात्मक विधियों के बारे में पढ़ रहे थे। अब मात्रात्मक विधि में वर्णमात्री विधि पढ़ेंगे। यह एक प्रकार की मात्रात्मक विषयक मानचित्र है, जिस पर सामाजिक आर्थिक तत्वों घनत्व के वितरण को विभिन्न छायाओं द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। वर्णमात्री मानचित्र कहलाता है। सामान्यतः न्यूनतम घनत्व वाले क्षेत्र को सबसे हल्की छाया से और बढ़ते घनत्व को क्रमशः गहरी छाया से प्रदर्शित किया जाता है। वर्णमात्री शब्द का अंग्रेजी रूपांतरण चोरोप्लेथ शब्द है, जो ग्रीक भाषा के चोरोज यानी स्थान प्लस पैथोस माप से मिलकर बना है, जिसका अर्थ क्षेत्र में मात्रा होता है। वर्णमात्री मानचित्र में भिन्न भिन्न घनत्व वाली छायाओं के द्वारा किसी वस्तु की प्रति इकाई क्षेत्र औसत संख्या, मूल्य या घनत्व प्रदर्शित किया जाता है। प्रशासनिक इकाइयों के आधार पर सभी प्रकार के सांख्यिकीय आंकड़ों की प्राप्ति सरल होती है। अतः वर्णमात्री विधि के मानचित्रों के लिए तहसील, जिला, राज्य के इकाइयों को चुना जाता है। वर्णमात्री मानचित्र बनाने के लिए सर्वप्रथम विभिन्न राज्यों के अनुसार दिए गए आंकड़ों को आरोही या अवरोही क्रम में व्यवस्थित करते हैं। क्रम निश्चित कर लेने के बाद किसी उचित अंतराल पर इन आंकड़ों को कुछ वर्गों में विभाजित किया जाता है। वर्गों की संख्या आवश्यकता व आंकड़ों की मात्रा पर निर्भर करती है, परंतु वर्ग अंतराल समान रहता है, जैसे 0 से 09, 10 से 19, 20 से 29 या 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30 आदि। वर्गों की संख्या निश्चित होने के बाद प्रत्येक वर्ग में सम्मिलित राज्यों में एक जैसी छाया भरी जाती है। इस विधि में यह ध्यान रखना आवश्यक है कि मूल्यों के बढ़ने के अनुसार छायाओं में भी भारीपन आना चाहिए, जिससे मानचित्र को देखने मात्र से तुलनात्मक महत्व पता लगे। सबसे कम घनत्व के लिए हल्की छाया, उससे अधिक घनत्व के लिए उपेक्षाकृत भारी छाया का उपयोग होता है। निम्नलिखित सारणी 1.1 के अनुसार भारत में जनसंख्या घनत्व दर्शाने के लिए वर्णमात्री मानचित्र 1.7 में दर्शाया गया है। उदाहरण के लिए, जिस तरह राज्य या केंद्र शासित प्रदेश जो हैं वो दर्शाए, पहले उनका नाम, उसके बाद में घनत्व प्रति वर्ग किलोमीटर को दर्शाया गया है। अब इसे हम मानचित्र में किस तरह लिख सकते हैं? जैसे 400 से अधिक घनत्व जो था, उसके लिए हमने एक अलग संकेत चिन्ह नियुक्त किया। 300 से 400 तक प्रति वर्ग किलोमीटर का घनत्व जो है, उसे हमने किसी अलग संकेत के रूप में प्रयुक्त किया। इसी तरह अलग अलग संकेतों के माध्यम से हम मानचित्र में इसका प्रयोग करते हैं। इन आंकड़ों को देखने से ही स्पष्ट है कि जनसंख्या का उच्चतम घनत्व पश्चिमी बंगाल में 903 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। वह निम्नतम घनत्व अरुणाचल प्रदेश में 13 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। वर्णमात्री विधि से मानचित्र बनाने के लिए इन राज्यों को घनत्व के अनुसार अवरोही क्रम में जमाया जाता है। यदि हम कुल 5 वर्गों में इन्हें विभाजित करें तो पहला 101 से कम जनसंख्या, दूसरा 101 से 200,
व तीसरा 201 से 300, चौथा 300 से 400 व पांचवा 400 से अधिक घनत्व वाले राज्यों के बनेंगे। निम्नतम घनत्व के लिए छाया का चयन करते समय यह ध्यान में रखा जाएगा कि उससे कम मूल्य प्रदर्शित हो। उच्चतम घनत्व वाले राज्यों में जन घनत्व को प्रदर्शित करने वाली छाया अपेक्षाकृत अधिक गहरी या अधिक मूल्य को दर्शाने वाली होगी। अब है बिंदु विधि। वितरण मानचित्र बनाने की इस विधि में किसी वस्तु के वितरण के घनत्व को समान आकार व आवर्ती वाले बिंदुओं के माध्यम से दर्शाया जाता है। वास्तव में किसी भी बिंदु मानचित्र एक ऐसा वर्ण प्रतीकी मानचित्र है जिसमें एक ही प्रतीक अर्थात बिंदु को पुनरावृत्ति होती है। इस मानचित्र में बिंदुओं की कुल संख्या और प्रदर्शित मात्रा के मध्य निरपेक्ष अनुपात होता है। बिंदु मानचित्र बनाने के लिए आंकड़ों का उच्चतम व न्यूनतम संख्या को ध्यान में रखकर एक बिंदु का मान निर्धारित किया जाता है। जैसे एक बिंदु 5000 व्यक्ति है तो एक बिंदु 1000 पशु है। इसके पश्चात प्रत्येक प्रशासनिक इकाई जिसके अनुसार आंकड़े हैं उसी के अनुरूप संपूर्ण संख्या या मात्रा को प्रकट करने वाले बिंदुओं की संख्या ज्ञात की जाती है। इसके बाद निर्धारित इकाई में निर्धारित संख्या के बिंदुओं का अंकन किया जाता है। इस विधि को जनसंख्या, पशु, फसलों के प्रकार आदि के वितरण को दर्शाने के लिए प्रयोग में लेते हैं। चुनी हुई मापनी के अनुसार एक ही आकार के बिंदु वितरण प्रतिरूपों को दर्शाने के लिए दी हुई प्रशासनिक इकाई पर अंकित किए जाते हैं। बिंदु मानचित्र हेतु निम्न आवश्यकताएं रहती है। दिए हुए क्षेत्र का प्रशासनिक मानचित्र जिसमें राज्य, जिला, खंड की सीमाएं दिखाई गई हों। चुनी हुई प्रशासनिक इकाई के लिए चुने हुए विषय जैसे कुल जनसंख्या, पशु आदि सांख्यिकीय आंकड़े। एक बिंदु के मान को निश्चित करने के लिए मापनी का चुनाव। जिस तरह इसमें इस सारणी में दर्शाया गया कि राजस्थान की कुल जनसंख्या कितनी है, तो राजस्थान में गंगानगर जिले की जो संख्या है वो 17,88,487 है। इसी तरह अलग अलग जिलों के नाम और उनकी संख्या को प्रदर्शित किया जाता है। अब उसमें मानचित्र में जितनी संख्या है उसके आधार पर हमें बिंदुओं की संख्या भी लिखनी होती है। तो जिस तरह 17,88,487 उसमें 36 बिंदुओं की संख्या है, तो उससे जो कम संख्या होगी या कम जनसंख्या होगी उसमें बिंदुओं की संख्या भी घटती जाएगी। उसी तरह बिंदुओं की संख्या के अनुसार जनसंख्या की जिले की कुल जनसंख्या के अनुसार ही बिंदुओं की संख्या प्रदर्शित करनी होगी। प्रदेश में भू आकृतिक मानचित्र विशेषकर उच्चावच और जल प्रवाह मानचित्र इस विधि से में दो बातें का ध्यान रखना जरूरी है। पहली है विभिन्न प्रशासनिक इकाइयों की सीमाओं को सीमांकित करने वाली रेखाएं अत्यधिक घनी एवं मोटी न हो, और दूसरा है प्रत्येक बिंदु का आकार समान होना चाहिए। उदाहरण के लिए सन 2001 की जनसंख्या, राजस्थान की जनसंख्या को बिंदु मानचित्र 1.8 में दर्शाया गया है। तो इस तरह बिंदु विधि का प्रयोग किया जाता है। अब है आलेखी विधि। इस विधि के आधार मानचित्र पर किसी वस्तु के वितरण को आरेख या आलेख बनाकर प्रदर्शित किया जाता है। आरेखों व आलेखों के कई प्रकार हैं। लगभग प्रत्येक प्रकार में आलेख को मानचित्र पर बनाया जाता है।
इसके आगे है विश्व मानचित्र, जिसे हम कल पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।